साइन 330 को क्या लिखा जा सकता है? 360 माइनस 30। किस क्वाड्रेंट में? फोर्थ में साइन की वैल्यू नेगेटिव, किसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है? कॉस की वैल्यू, राइट? तो किसके साइन की वैल्यू क्या होगी? बस खत्म। अब 360 माइनस 30 लिख रहे हैं, 360 से चेक कर रहे हैं, आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी, तो साइन चेंज होगा किसमें? तो क्या आ जाएगा? साइन 360 माइनस 30 इज इक्वल टू माइनस साइन 30 डिग्री। और साइन 30 कितना? तो ओवरऑल वैल्यू -1/2। क्लियर है यहां तक? ठीक। नेक्स्ट जो हमें क्या करना है, देखना है, वो देखना है साइन एंड कॉस का ग्राफ। समझो बेटा, बेसिक मैथ्स में सिर्फ और सिर्फ उतना ही पार्ट पढ़ा रहा जितना कहीं ना कहीं आना है। तो साइन थीटा और कॉस थीटा का ग्राफ भी हमें आना चाहिए। कल मैंने तुम लोग को बता दिया था कि 180 और ये सब की वैल्यू कितनी होती है, 270, 0 और 90, इन सब की वैल्यू बता दी थी। अच्छा एक सेकंड, ग्राफ देखने से पहले मुझे एक पॉइंट और डिस्कस करना है। 0 से लेकर 90 डिग्री तक की वैल्यू तुमको याद होनी चाहिए। कल कुछ लोग थे ऐसे जिनको बोल रहे थे कि हमें याद नहीं है, उनको मैंने बोला था बेटा उतना पढ़ लो, कम से कम 0 से 90 तक याद रखो। 90 से ऊपर की वैल्यू निकालना सिखा दिया मैंने, जिनको तुम चाहो तो बिना पेन पेपर का यूज किए निकाल सकते हो, मुझे वानी निकाल सकते हो, अगर कोई दिक्कत हो थोड़ा मोड़ा लिख सकते हो। अब इनके अलावा 2 और ऐसे एंगल हैं जिनकी वैल्यू तुमसे एक्सपेक्ट की जाएगी। वो हो सकता है दे, हो सकता है ना दे। तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि सिंस तुमको नहीं दिया गया वो वैल्यू और तुम क्वेश्चन में अटक गए, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करते करते अगर वैल्यू पुट करनी पड़ी और वैल्यू नहीं आती है तब तो अटक गए तुम, फिजिक्स पढ़ने का कोई फायदा नहीं हुआ, राइट? तो हमें क्या करना है, इस चीज का ध्यान रखना है कि वो 2 एंगल्स भी आने चाहिए, क्योंकि अगर नहीं दिया तो निकालना है। वो 2 एंगल्स है 37 डिग्री एंड 53 डिग्री। ये 2 एंगल हमारे पास 37 डिग्री एंड 53 डिग्री, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी आनी चाहिए। निकालना कैसे वो समझा रहा मैं तुम्हें। देखो बेटा, जो साइन कॉस टैन है, राइट, या इनके जो इनवर्स वाले, इनके जो रेसिप्रोकल, ये सब है क्या? बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। एक राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस, ये 3 है, इन्हीं के जो रेशियोज हैं वही साइन थीटा कॉस थीटा रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कभी ऐसा हो जाए कि हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है और इस राइट एंगल ट्रायंगल में कोई भी 2 साइड हमको पता है, 3 भी नहीं, कोई भी 2 साइड, तो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? तीसरा साइड निकाल सकते हैं आराम से, है ना? पाइथागोरस थ्योरम से हम तीसरा साइड निकाल सकते हैं। और अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों साइड हमें पता चल गए, तीनों साइड अगर हमको क्या चल गए, पता चल गए, तो हम साइन थीटा की वैल्यू या कॉस थीटा की वैल्यू या टैन थीटा की वैल्यू क्या कर सकते हैं? आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जब तुमने सबसे पहली बार पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा, सबसे पहली बार पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा, तो सबसे बेसिक जो एग्जांपल लिया जाता था वो लिया जाता था 3, 4 एंड 5 का। ये बोला जाता था कि अगर मान लो एक साइड 3 है, एक साइड 4 है, तो हाइपोटेनियस बोलते थे निकालने के लिए, कितना आता था? 5। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया जिसमें एक साइड 3, एक साइड 4 है, एक साइड क्या है? 5 आ रहा है। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट कहलाते हैं। अब ये सिर्फ और सिर्फ एक लक वाली बात है, ऐसा हमेशा नहीं होता, सिर्फ एक लक वाली बात है कि जो साइड 5 है और जो साइड 3 है, इनके बीच का एंगल जो बना 53 बना। ऐसा होता नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि कल को तुम बोलो सर 5 और 4 है तो ये 54 होना चाहिए, 3 और 4 है तो 34 या 43 ऐसा होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक लक वाली बात है कि जो साइड 3 था, जो साइड 5 था, इनके बीच का जो एंगल बना वो कितना बना? 53। अब अगर ये एंगल 53 डिग्री बना है, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना बचा? 37 डिग्री बचा। अब परपेंडिकुलर कौन सा कहलाएगा, बेस कौन सा कहलाएगा, ये डिपेंड करता है कि किसको तुम थीटा लेते हो। अगर मान लो मैंने बोला इसे हम थीटा मान रहे हैं 37 को, तो थीटा के सामने वाला जो वो रहेगा, साइड रहेगा, वो क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर। थीटा के साथ वाला साइड, और हाइपोटेनियस हमेशा कौन सा रहेगा? लॉन्गेस्ट साइड। तो अगर हमने यहां पे ले लिया थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री, तो साइन 37 डिग्री, कॉस 37 डिग्री एंड टैन 37 डिग्री की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। साइन कॉस टैन इन सब की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे साइन थीटा का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाई, अब परपेंडिकुलर में क्या लिखा हुआ है? हाइपोटेनियस में क्या लिखा है? तो ये आ गया 3/, सिंपल सा। कॉस 37 बेस बाई हाइपोटेनियस, बेस में क्या लिखा है? हाइपोटेनियस में, तो ये आ गया 4/5।
tan 37 क्या होता है? राइट, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, तो ये कितना हो जाएगा? सीधा सा 3/4। इसी में ये भी हो सकता है कि हमें क्या निकालना हो, 53 डिग्री की वैल्यू निकालनी हो। ये वाला साइड हमारा 3 है, ये हमारा 5 है, ये 4 है, ये एंगल कितना है? 53। अगर मैं इसे एंगल मान लूं, उसे मैं थीटा ले लूं, तो थीटा के सामने अब परपेंडिकुलर ये कहलाएगा, ये वाला बेस कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा? तो मैंने अब किसको एंगल लिया है? 53 डिग्री को, और इसके हिसाब से हम क्या कर रहे हैं? निकाल रहे हैं। तो अगर हम यहां पे निकाल रहे हैं साइन 53, कॉस 53 एंड tan 53, इनकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, क्या आ जाएगा आंसर? 4/5। बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनियस 3/5, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस 4/5। तो तुमसे एक्सपेक्ट करेगा कि तुम्हें 37 एंड 53 डिग्री की वैल्यू भी याद होनी चाहिए या पता होना चाहिए। इसमें भी मैं तुमको बता दे रहा हूं, जब हम मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो उस टाइम पे 37 और 53 डिग्री की वैल्यू तुम्हें याद हो जाएगी, तुमको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतने क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं कि उस टाइम पे ऑटोमेटिकली ये वैल्यूज क्या हो जाती है? याद हो जाती है, आराम से याद होता है, कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है हमें। समझो, उसका भी तरीका बता दे रहा। इसमें tan थीटा की वैल्यू, tan 37 53 की वैल्यू अगर तुम्हें याद नहीं है तो भी तुम्हारा काम चल जाएगा। जो तुम्हें यूज करना पड़ेगा वो साइन और कॉस की वैल्यू। इसमें ऐसा करो, किसी एक को याद रख लो। जैसे साइन 37 तुमने याद रख लिया, कितना? 3/5। अब बेटा अगर साइन 37 3/5 है तो क्या कॉस 37 भी 3/5 होगा क्या? नहीं। तो क्या बचा? 4/5। क्योंकि अगर tan थीटा को हटा दो तो सिर्फ tan थीटा 3/4 4/3 है, इसके अलावा जितनी वैल्यू है तो 3/5 है या तो 4/5 है। यही है ना? तो अगर तुमने साइन 37 की वैल्यू याद रख ली 3/5, तो क्या कॉस 37 भी 3/5 होगा? तो बचा क्या? 4/5। इसी तरह से अगर साइन 37 की वैल्यू 3/5 है तो क्या साइन 53 की वैल्यू भी 3/5 होगी? तो बचा क्या? आगे आराम से। अब अगर साइन 53 की वैल्यू 4/5 तो क्या कॉस 53 की वैल्यू 4/5? नहीं। क्या आ जाएगा? 3/5। ये वैसे भी याद हो जाएगा। इनकेस अगर तुमको लगता है कि सर याद नहीं हो रहा, भूल जा रहे हैं या पता नहीं क्या था, तो तुरंत एक राइट एंगल ट्रायंगल छोटा सा बना लेना है। 3 4 5 5 और 3 के बीच का एंगल 53, वहां से तुम क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। बट ये यूज आना ही आना है। आया समझ में? जब हम ये सीख रहे हैं तो हम एक और चीज क्या करना चाह रहे हैं? सीखना चाह रहे हैं। मैं तुम्हें यह भी बताता जाऊंगा कि कहां कहां यूज करना है। मैंने तुमको ऑलरेडी बोला बेटा, पूरे बेसिक मैथ्स में हम सिर्फ वही पढ़ रहे हैं जो हम यूज करने वाले हैं। पूरे बेसिक मैथ्स में सिर्फ उतना ही पढ़ रहे हैं जो हम यूज करने वाले हैं। कभी कभी मान लो मैंने तुमसे बोला कि भाई साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, बताओ कॉस थीटा की वैल्यू। तो बड़ा सिंपल है, अगर साइन थीटा की वैल्यू 1/2 मतलब थीटा कितना? 30 डिग्री। फिर मैंने बोला कॉस थीटा निकालो, मतलब कॉस 30 की वैल्यू √3/2। ये तो कोई भी बता देगा। लेकिन अगर मान लो कभी ऐसा आ गया कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3 और तुमसे पूछा बताओ कॉस थीटा की वैल्यू, तो क्या थीटा वैल्यू पता है तुम्हें? किस थीटा के लिए 1/3 आता है यह हमें नहीं पता। तो कैसे निकाले फिर कॉस थीटा की वैल्यू? वो हमें आना चाहिए। या tan थीटा की वैल्यू कैसे निकाले? वो आना चाहिए। तो वो भी मैं तुम्हें इसी के साथ साथ क्या कर दे रहा, सिखा दे रहा। तो लेट्स से मैंने यहां पे एक एग्जांपल लिया है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3 देन कॉस थीटा इज इक्वल टू एंड tan थीटा इज इक्वल टू। अगर ऐसा हुआ कि साइन थीटा 1/3 है तो कॉस थीटा और tan थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये हमको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। ये दो चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। कैसे करना है समझो। सॉल्व करने का या निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना। राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा क्या कर लेना? ड्रॉ कर लेना। इससे चीजें आसान हो जाती हैं। जैसे दिया हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3 और साइन थीटा और क्या होता है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। तो इसको हमने लिख दिया परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। फिर हमने क्या किया? एक सिंपल सा राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया और मान लिया ये थीटा है। थीटा के सामने, थीटा के साथ लगा हुआ लॉन्गेस्ट साइड। हमने इन दोनों को कंपेयर किया और हमने बोला परपेंडिकुलर की वैल्यू, हाइपोटेनस की वैल्यू। तो परपेंडिकुलर की जगह लिख दिया 1, सॉरी हाइपोटेनस की जगह लिख दिया क्या? और बेस हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। बेस कितना हो जाएगा? √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। अरे परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अगर हाइपोटेनस स्क्वायर होता है तो हाइपोटेनस स्क्वायर
माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर शुड बी इक्वल टू बेस स्क्वायर। सिंपल सी चीज है यार। तो ये हो जाएगा क्या, 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर कितना आएगा, √8 या 2√2 लिख सकते हो। अब अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों साइड मिल गए तो साइन थीटा कॉस थीटा निकालना कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि ये है क्या, रेशियो ही तो है। साइन थीटा गिवन था, मैंने बोला यार कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस, तो √8 डिवाइड बाय 3। tan थीटा अगर निकालना था तो मैंने लिखा tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस कितना जाएगा, 1 डिवाइड बाय। तो कभी भी अगर तुम्हें साइन थीटा कॉस थीटा इन सब की वैल्यू गिवन हो तो तुम tan थीटा और बाकी वैल्यूज क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। हमेशा किसको यूज करना है सिंपल निकालने के लिए, राइट एंगल ट्रायंगल को। अगर मान लो मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन दे दिया सिंपल सा, राइट, एक न्यूमेरिकल दे दिया, मैंने बोला इफ tan थीटा इज इक्वल टू x देन फाइंड साइन थीटा एंड कॉस थीटा। सॉल्व कर सकते हो, राइट? तो पहले उसको नोट करना है, इसको सॉल्व करना। अच्छा ये कहां आएगा, मैंने बोला तुमको कि हर वही चीज पढ़ा रहा है जो आने वाला है। बेटा ध्यान रखना, इसको हम यूज करेंगे जब पढ़ेंगे फ्रिक्शन। ध्यान रखना बेटा, जब हम फ्रिक्शन पढ़ेंगे तो बिल्कुल इसी तरह से यूज करेंगे। वहां पे आता है tan थीटा इज इक्वल टू म्यू, जहां पे म्यू कहलाता है फ्रिक्शन कोफिशिएंट। तो साइन थीटा और कॉस थीटा हमें निकालना पड़ता है, इसलिए मैं पहले से बता दे रहा हूं वही सारी चीजें पढ़ रहे जो कहीं ना कहीं आना है। इनको नोट करो, उसे सॉल्व करो। x अपॉन √x² + 1, ठीक है। और कॉस थीटा 1 डिवाइड बाय √x² + 1, ठीक। कैसे करना है देख लो। अगर ये बोला हुआ है कि tan थीटा इज इक्वल टू x है, तो बेटा तुम इसको चाहो तो x/1 लिख सकते हो, किसी भी वैल्यू को तो डिवाइड बाय 1 कर सकते हो, कोई चेंजेस नहीं है। और tan थीटा लिखा क्या जाता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल यहां पे क्या कर ले, ड्रॉ कर ले, इसको थीटा मान ले, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू x हो जाएगी और बेस की वैल्यू कितनी, 1। तो हाइपोटेनस लिखा जा सकता है 1 + x²। पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। और सिंस हमें तीनों ही साइड यहां पे क्या हो पता चल गए, हम साइन थीटा कॉस थीटा भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। हमने बोला साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखना होगा हमें, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, तो वैल्यू आएगी x डिवाइड बाय √1 + x²। इसी तरह से अगर हमें कॉस थीटा निकालना हुआ तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, तो आ जाएगा कितना, 1 डिवाइड बाय √1 + x²। ध्यान रखना बेटा, फ्रिक्शन के जब सॉल्व करेंगे तो उस टाइम पे ये पहली बार आएगा, उसके बाद कई ऐसे न्यूमेरिकल्स है जहां पे हमें इसे यूज करना होगा। फ्रिक्शन का एक डेरिवेशन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जहां पे आता है tan थीटा इज इक्वल टू म्यू, और वहां पे हमें साइन थीटा एंड कॉस थीटा क्या करना होता है, यूज करना होता है, जहां पे म्यू क्या कहलाता है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट, है ना। तो सारी वही चीजें पढ़ रही जो कहीं ना कहीं आना है। अब बजाय इसके कि हम जहां भी कॉन्सेप्ट है, जहां पे भी न्यूमेरिकल है, वहां पे फिर फालतू का कॉन्सेप्ट डिस्कस करें, उससे पहले सारी चीजें हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर ले रहे हैं, सारी चीजें समझ ले रहे हैं। उसके बाद सिर्फ हमारा काम रहेगा क्वेश्चन को जल्दी जल्दी बस सॉल्व करना, टाइम वेस्ट वहां पे फिर हमारा नहीं होगा। क्लियर है ये, ठीक है। तो एंगल में मुझे बस और इतना ही क्या करना था, बताना था कि जितनी भी वैल्यूज हमने कल सीखी हैं उसके अलावा 37, 53 डिग्री की वैल्यू भी याद होनी चाहिए या निकालना आना चाहिए। और अगर कभी इस तरह का सिनारियो आ जाए तो वो भी हम क्या कर पाए, सॉल्व कर पाए। ऑप्टिक्स का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रे ऑप्टिक्स का, जहां पे हमें इस टाइप से यूज करना होगा, राइट। रे ऑप्टिक्स का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जहां पे जो हमने अभी यहां पे एग्जांपल देखा था वैसे ही क्या करना होगा, यूज करना होगा। क्लियर यहां तक, ठीक। अब नेक्स्ट हमें देखना है साइन थीटा एंड कॉस थीटा का ग्राफ कहां यूज आएगा, वो भी मैं तुमको बता दूंगा। ये रब कर दो पूरा। देखो बेटा, ग्राफ तो हालांकि हम कल से शुरू करेंगे पूरा का पूरा, पर अभी सिंस एंगल और ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो साइन थीटा और कॉस थीटा का ग्राफ हम यहीं पे देख रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहां पे ग्राफ ऑफ साइन थीटा, ग्राफ ऑफ साइन थीटा। अब कभी भी ग्राफ बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वैल्यूज या इक्वेशन हमें पता होना चाहिए। तो वैल्यू लेने के लिए हमने सिंपल से 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, इनकी वैल्यूज हमने क्या कर लिया, ले लिया, राइट। साइन 0, साइन 90 डिग्री, साइन 180 डिग्री, साइन 270 डिग्री एंड साइन 360 डिग्री, इनकी वैल्यूज बताओ। साइन 0
साइन 90, साइन 180 कितना 0। बेटा 0 डिग्री और 180 डिग्री एग्जैक्टली अपोजिट होते हैं। जो वैल्यू साइन 0 का होगा वो एग्जैक्टली अपोजिट होगा किसका 180 का। अगर साइन 0 की वैल्यू 0 तो 0 का अपोजिट भी तो 0 ही होगा, -0 थोड़ी लिखोगे, राइट। साइन 270 90 और 270 एग्जैक्टली क्या होते हैं अपोजिट होते हैं। 90 इधर 270 इधर। जो वैल्यू साइन 90 की होगी एग्जैक्टली अपोजिट किसका होगा 270, क्योंकि एग्जैक्टली अपोजिट है। 90 ऊपर है 270 नीचे है। तो साइन 90 की वैल्यू अगर 1 है तो साइन 270 की वैल्यू क्या होगी साइन 360 की वैल्यू, क्योंकि 0 डिग्री एंड 360 डिग्री एक ही जगह पे होते हैं। तो जो वैल्यू साइन 0 की होगी वही वैल्यू किसकी होगी साइन 360 की। क्लियर यहां तक। हम यहां पे देख रहे हैं कि साइन की वैल्यू मिनिमम से शुरू हो रहा है 1 तक जा रहा है जो कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, फिर वापस 0 हुआ, फिर अपोजिट डायरेक्शन में 1 गया जिसको मैं -1 लिख रहा। -1 का मतलब क्या है अपोजिट डायरेक्शन में 1, और उसके बाद फिर से क्या हुआ 0, राइट। तो उसके बाद फिर से 0 हुआ। तो पहले क्या होता है 0 से स्टार्ट होकर बढ़ता है, फिर 0 होता है, फिर अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, फिर वापस 0 होता है। जिसकी वजह से जब हम इसका क्या करते हैं ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो जो ग्राफ होता है कुछ इस तरह से होता है। एक एक्सिस में हम लेते हैं क्या एंगल, और दूसरे एक्सिस में लेते हैं क्या इसकी वैल्यू, और वैल्यूज प्लस और माइनस दोनों है। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं ऐसे, ये ग्राफ इस तरह से आता है जहां पे ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहलाती है क्या 1, तो ये मैक्सिमम वैल्यू है 1, और ये इसकी अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू है, या चाहो तो मिनिमम वैल्यू बोल सकते हो कितना -1। इसमें भी एंगल क्या क्या है, ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, 270 डिग्री, और ये 360 डिग्री। समझ में आया। तो 0 पे 0, 90 डिग्री पे 1, 180 पे वापस 0, 270 पे -1, 360 पे वापस 0। इसमें ये भी देख लो बेटा 0 से लेके 90 डिग्री तक कौन सा क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। 90 से 180 तक सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से 270, और ये तो पूरे एक साइकिल को हमने चारों क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिया, पहला क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। याद करो कल हमने ये भी सीखा था कि पहले क्वाड्रेंट में सबकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, मतलब साइन की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। पहले क्वाड्रेंट में पूरी साइन की वैल्यू पॉजिटिव है। इस एक्सिस के ऊपर जितनी वैल्यूज है पॉजिटिव, इस एक्सिस के जितनी नीचे में जितनी वैल्यूज है वो नेगेटिव, तो ये सारी वैल्यू पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में साइन की पूरी वैल्यू क्या है पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू किसकी वैल्यू पॉजिटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू ही पॉजिटिव होती है लेकिन साइन की वैल्यू नहीं। फोर्थ क्वाड्रेंट में किसकी वैल्यू पॉजिटिव, तो साइन की वैल्यू ये दिख रहा है हमें। समझ में आया। ये ग्राफ हो गया किसका साइन का। इसी तरह से हमें साथ ही साथ cos थीटा का भी ग्राफ देखना है, राइट। cos थीटा का भी, तो हमने ये भी लिखा ग्राफ ऑफ cos थीटा। इसको भी सॉल्व करने के लिए हमने बिल्कुल वही कर लिया, 0 डिग्री 90 डिग्री इन सबकी वैल्यू। तो हमने यहां पे लिखा cos 0 डिग्री, फिर हमने लिखा cos 90 डिग्री, cos 180, cos 270 एंड cos 360। cos 0 की वैल्यू 1, 90 की वैल्यू 180 की वैल्यू -1, क्योंकि जो वैल्यू 0 का होगा 180 एग्जैक्टली अपोजिट होगा। तो अगर cos 0 की वैल्यू 1 है तो cos 180 की वैल्यू -1 होगा। cos 270 की वैल्यू, क्योंकि 270 90 का एग्जैक्टली अपोजिट होता है, सिंस cos 90 की वैल्यू 0 है उसका अपोजिट भी क्या होगा 0, और cos 360 की वैल्यू 1, क्योंकि जो वैल्यू 0 का होगा वही वैल्यू किसका होगा 360। घुमा फिरा के वापस हम वहीं पे आना है। अब इसमें देख लो तुम, मैक्सिमम से शुरू हुआ 0 गया, अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम गया या मिनिमम गया, तुम बोल सकते हो अपोजिट में मैक्सिमम या बोल सकते हो सीधा मिनिमम। दोनों अलग अलग टाइम पे अलग अलग टाइप से हम उसको क्या करते हैं यूज करते हैं। कभी हम अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम बोलते हैं और कभी कभी उसको मिनिमम बोल देते हैं। फिर वापस 0, फिर वापस से मैक्सिमम हो गया। इसका जब हम क्या करेंगे ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो अगेन एक तरफ हमने क्या ले लिया थीटा और एक तरफ हमने क्या ले ली वैल्यू। इसकी वैल्यू मैक्सिमम से शुरू हो रही है तो ग्राफ इसका कुछ ऐसे बनेगा, राइट। ये वैल्यू होगा क्या 1 और ये वाली वैल्यू -1, राइट। ये एंगल होगा 0 डिग्री, एंगल होगा 90 डिग्री, 180 डिग्री
270 डिग्री एंड 360 डिग्री, राइट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। पहले क्वाड्रेंट में सबकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, मतलब कॉस की वैल्यू। थर्ड में टेन की वैल्यू पॉजिटिव, मतलब कॉस की वैल्यू। फोर्थ में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव। अब ये दोनों ग्राफ कहां कहां हमें यूज करना है बेटा, कहां यूज नहीं करना है? सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम यूज करेंगे, राइट। जब ये देखेंगे अल्टरनेटिंग करंट में यूज करेंगे, जहां पे भी एनर्जीज आएंगे वहां पे यूज करेंगे, जहां भी ऑसिलेशन देखेंगे, अगर एलसी ऑसिलेशन भी देख लिया वहां पे हमें देखना पड़ेगा। जब हम पढ़ेंगे क्या बोलते हैं सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, वहां भी देखेंगे। तो ये वो ग्राफ है दोनों जो बहुत ज्यादा यूज करने वाले हम, साइन का एंड कॉस का। साइन और कॉस का ग्राफ आना ही चाहिए। ऐसे सारे फंक्शन जो साइन और कॉस से रिप्रेजेंट करेंगे, इसी से क्या बनाएंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। वेव्स में पूरे ग्राफ ही ग्राफ आएंगे। तो ये दोनों क्या है तुम्हारे, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्लियर है ये? चलो इसको नोट करो। ये दो चार बजरंग दल वाले क्या कर रहे हैं ऊपर से उसने टी को और लगा रखा है। चलो मेरे साथ प्रतिज्ञा लो। मैं प्रतिज्ञा लेता हूं बजरंग दल के नियमों का सदैव पालन करूंगा और जीवन भर कुंवारा रहूं। लो, बेसिक मैथ्स में जो पढ़ो तुम, ऑलमोस्ट कोशिश में यही करूंगा कि हर जगह बता दूं कि कहां कहां पे यूज आने वाला है, क्योंकि जब तुम वापस से कभी रिवाइज करोगे तो देख के समझ में आ जाएगा। जब तुम पूरा फिजिक्स पढ़ लोगे, रिवाइज करो तो हाँ ये यहां पे आने वाला है, ये यहां पे आने वाला है। साइन 150 की वैल्यू 1/2। अब तो नहीं बताना पड़ेगा कैसे करना है, क्या करना है, कर सकते हो सॉल्व। 1/2 और किसकी वैल्यू होती है? साइन 30 की वैल्यू भी तो 1/2 होती है। बताओ मुझे साइन 135 डिग्री की वैल्यू। अगर मान लो ऐसा लग रहा है कि नहीं सब गलत हो जा रहा है तो पेन यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कितना? 1/2। साइन 45 डिग्री की वैल्यू भी क्या होती है? मैं तुम्हें यह समझाना चाह रहा बेटा कि हमेशा हमारे पास दो एंगल्स होते हैं जिनकी वैल्यू सेम होती है। हमेशा हमारे पास दो ऐसे एंगल्स होते हैं जिनकी वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। अब बाय चांस अगर कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए, बाय चांस कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2, तो बताओ थीटा की वैल्यू। तो आज तक हम एक ही आंसर देते थे, आज तक हम एक ही आंसर देते थे, क्या? 60 डिग्री। लेकिन अब तुमको पता चल गया है कि एक और एंगल होना चाहिए जो इसका आंसर हो सकता है, राइट? एक और एंगल होना चाहिए जो हो सकता है, और वो क्या है? 120। जो फिगर आउट कर लिए हैं उनको पता है। तुम जाओ तो साइन 120, यहां तो मैंने बता दिया ना, मैंने पूछा साइन 150 की वैल्यू। लेकिन अगर मान लो कभी ऐसा हुआ कि दिया है साइन थीटा इक्वल टू √3/2 और बताओ थीटा की वैल्यू क्या है, आंसर में 60 डिग्री नहीं है, तो तुम थोड़ी ना बोलोगे कि क्वेश्चन बोनस जाएगा, क्वेश्चन गलत है। भाई हो सकता है ऑप्शन में 60 डिग्री ना हो पर 120 डिग्री हो। बिल्कुल इसी तरह से अगर मान लो मैंने तुमसे बोला कि साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2, अरे हो सकता है -1/2। तो अगर मान लो मैंने तुमसे बोला साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2, तो बताओ थीटा की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? तो हमें पता है दो ऐसे एंगल होंगे, दो ऐसे एंगल होंगे जिनकी वैल्यू -1/2 हो सकती है, लेकिन हमें याद तो नहीं है। वो याद है क्या? और याद करना भी नहीं है, लेकिन निकालना आना चाहिए। और ऐसा सिर्फ साइन में, निकालने को हम कॉस में भी निकाल सकते हैं, बट हमें जो यूज करना है वो सिर्फ और सिर्फ किस में यूज करना है? साइन में यूज करना है। कहां यूज करना है? एसएचएम में। सिंपल हार्मोनिक मोशन जब हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, तो वहां पे कई बार इस पैटर्न के क्वेश्चन आए हुए हैं। अब ऐसा है अगर क्वेश्चन एक आध बार आता तो अपन वो कर लेते, देख लेते कि ठीक है वहीं पे पढ़ लेंगे, बट इस पैटर्न का क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है तो हमें उसका कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अब मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि तुमको एसएचएम आता होगा, मैंने मान लिया कि तुम 10th पास हो, लेकिन इनकेस अगर आता हो या तुमने तो थोड़ा मोड़ा भी याद हो तो तुमने कुछ इस तरह का इक्वेशन देखा होगा, x इज इक्वल टू a sin ω/t+5। डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन होता है इस तरह से। नहीं आता घबराने की बात नहीं, पढ़ेंगे। जो आता है उनके लिए मैं सिर्फ थोड़ा सा बता दे रहा हूं।
तो कई बार क्या करता है, वो इनिशियल फेज की वैल्यू पूछता है। जब इनिशियल फेज हम क्या करेंगे, लेंगे, तो हमें क्या करना होगा, ओमेगा टी 0 लेना पड़ेगा, क्योंकि टी इक्वल टू 0 लेंगे और बोलेगा टी इक्वल टू 0 पे एक्स की वैल्यू है -√3a/2, जहां पे a है एम्पलीट्यूड। तो अब अगर यहां से a से a कैंसिल करें तो आ रहा है sin phi इक्वल टू -√3/2, तो पूछेगा phi की वैल्यू कितनी। तो निकालना आना चाहिए कि अगर sin phi -√3/2 है तो फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, साइन थीटा अगर -1/√2 है तो थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो इसका उल्टा भी निकालना हम क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। और ऐसा सिर्फ सीख रहे हैं किसमें, साइन में, क्योंकि मोस्टली हम साइन का ही फंक्शन क्या करने वाले, यूज करने वाले। कॉस को भी हम साइन में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमें क्या करना देखना, क्योंकि यहां पे तो मैंने बोल दिया कि बताओ 150 की वैल्यू, पर अगर मैं डायरेक्ट बोलूं बताओ 1/2 किसके किसके लिए, तो तुमको सिर्फ एक ही याद है, दूसरा याद नहीं होता और याद रखने की जरूरत भी नहीं है। समझ में आ रहा है। तो अब हमें क्या करना है, इसका उल्टा निकालना सीखना है कि वापस इसकी वैल्यू कैसे निकालें। तो समझो बेटा, एग्जांपल दे रहा, ये 2-3 तो हमने ले ही ली। मान लो मैं बताता इसी को कि अगर साइन थीटा की वैल्यू √3/2 है तो बताओ थीटा कौन कौन से हैं जिसके लिए वैल्यू आ सकती है। तो प्रॉपर तरीके से इसको समझ लो। सबसे पहला काम तुम्हारा होगा साइन का ग्राफ ड्रॉ करना। सबसे पहला काम होगा तुम्हारा साइन का ग्राफ ड्रॉ करना है। ये साइन का ग्राफ हमने अभी सीखा है, ये हम ड्रॉ कर सकते हैं। अगला स्टेप हमारा होगा कि वो सारे एंगल इसमें लिखना जिनकी वैल्यू 0 है। तो एक 0 डिग्री होता है, एक 180 डिग्री होता है और एक इसको लिख दिया। ये वैल्यू हमारी 1 होगी, ये वैल्यू -1। गिवन क्या है, √3/2। हमने मान लिया कि यहां कहीं पे √3/2 होनी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, 1 से ज्यादा साइन थीटा की वैल्यू नहीं हो सकती। तो √3/2 यहां कहीं पे होना चाहिए। अगर नेगेटिव होता तो नीचे की तरफ लिखते। इस लाइन के ऊपर में सारी वैल्यू पॉजिटिव, नीचे सारी वैल्यू नेगेटिव। तो हमने मान लिया यहां कहीं पे √3/2 होगा। अब किस किस एंगल के √3/2 होगा वो हमें देखना है। तो उसके लिए हमने इसको क्या किया, एक्सटेंड किया फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और हमने चेक किया कि यार ये ग्राफ को 2 बार कट कर रहा है, एक बार यहां और एक बार। तो एक ये एंगल होगा और दूसरा ये एंगल होगा। ये क्योंकि ये क्या है, एंगल्स हैं। एक ये एंगल है जिसकी वैल्यू √3/2, दूसरा ये एंगल है जिसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, √3/2 होनी चाहिए। साइन का ग्राफ बड़ा इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल मस्त। तुम्हें सिर्फ एक वैल्यू याद होनी चाहिए, 90 डिग्री तक में एक वैल्यू याद होनी चाहिए, और वो एक याद है क्या, 60 डिग्री। कि भाई 60 डिग्री के लिए कितना होता है, √3/2। हमें पता है कि ये एंगल होना चाहिए 60 डिग्री। तो 0 डिग्री से कितना आगे है, 60 डिग्री आगे। ये एंगल पता है क्या है, अगला 0 किस एंगल पे है, 180, उससे उतना ही पीछे होगा। अभी 1-2 बार में समझ में आएगा, घबराना बिल्कुल नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि इस 0 से, ये 0 किसके लिए, 0 डिग्री के लिए, ये जितना आगे है इस 0 से, ये कब है, 180 से, उतना ही पीछे होगा। तो अगर ये 60 डिग्री आगे है तो ये एंगल 180 से 60 डिग्री पीछे होगा। तो 180 - 60 करें तो कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। सीधा आंसर हम क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं कितना, 120 डिग्री। तो हमने आंसर दिया, थीटा 2 होगा, एक 60 डिग्री एंड एक 120 डिग्री। एक और एग्जांपल समझा दे रहा हूं, समझ में आ जाएगा ये। मान लो मैंने बोला इफ sin थीटा इज इक्वल टू -1/√2 देन थीटा इज इक्वल टू। कभी अगर ऐसा आ गया कि भाई साइन थीटा की वैल्यू, कुछ देर में तुम इसको भी डायरेक्ट ऐसे बस दिमाग में साइन का ग्राफ बनाओगे ना, वहां से आंसर आ जाएगा। हर चीज प्रैक्टिस का रहता है बेटा, कोई शॉर्ट ट्रिक ये सब कुछ नहीं होता। तुम जितना अच्छा प्रैक्टिस करोगे, जितना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उसी चीज को कई बार ऐसा आता है कि तुम दिमाग से ही सॉल्व कर सकते हो। फिर साइन का ग्राफ अगर तुम्हारे दिमाग में चला, वहां से तुम बता लोगे कितना आगे और कितना पीछे। समझो, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, -1/√2। क्या हमको याद है किस किस एंगल के लिए -1/√2 होता है, नहीं। हमें सिर्फ एक याद रखना है, क्या, कि 1/√2 किसके लिए, 45 डिग्री के लिए। बस इतना याद होना चाहिए और कुछ नहीं। अब करना कैसे है, तो सबसे पहला तुम्हारा जो स्टेप होगा वो ये, साइन का एक क्या बनाओ, ग्राफ बनाओ, और इसमें रिप्रेजेंट करो जहां जहां पे जिस जिस एंगल की वैल्यू 0 होती है। तो एक 0 डिग्री, दूसरा
180 डिग्री और तीसरा 360 डिग्री। ये वैल्यू कितना होगा और ये वैल्यू -1। अब अगर -1 यहां है, कोई वैल्यू -1 के नीचे नहीं आ सकता और कोई वैल्यू 1 के ऊपर नहीं जा सकता। साइन की वैल्यू 1 से -1 के बीच में होती है। यहां पे क्या गिवन है, -1/√2। तो हमने मान लिया कि यहां कहीं पे मान लिया -1/√2 है। इस -1/√2 को जब हम क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, तो ये ग्राफ को 2 पॉइंट पे कट करते हैं, एक यहां एक यहां। तो एक ये एंगल होना चाहिए हमारा आंसर और दूसरा ये एंगल होना चाहिए हमारा आंसर। अब इंटरेस्टिंग बात यही तो है कि जितना इससे आगे होगा उतना ही 360 के पीछे होगा। कितना आगे या कितने पीछे होगा वो समझते हैं। तो बेटा -1/√2 तुमको याद नहीं है, लेकिन 1/√2 तो याद है। 1/√2 किसके लिए, 45 डिग्री की। तो इतना ही ये आगे या इतना ही ये क्या होगा, पीछे होगा। तो 180 से 45 डिग्री आगे कितना हो जाएगा, 225 डिग्री। और 360 से 45 डिग्री पीछे होगा। तो 360 - 45 कितना, 350 डिग्री। तो हमारा आंसर आएगा, दो आंसर हमारे होंगे, 225 डिग्री एंड 315 डिग्री। ये दो हमारे आंसर होंगे। आ रहा है समझ में? अगर ये तुम्हें समझ में आ रहा है तो तुमको करना यह है कि इनको नोट करना है और ये सॉल्व करना है। इफ sin θ इज इक्वल टू -√3/2 तो थीटा की वैल्यू क्या क्या हो सकती है ये फाइंड करो। हाँ करो यार, sin θ की वैल्यू कितनी है, -√3/2 है। तो थीटा की वैल्यू आ रहा है क्या क्या आंसर आ रहा है, 240 एंड 300, राइट। जिनसे नहीं आया है फिर से समझ लो बेटा, कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक साइन का क्या करना है, ग्राफ बनाना है और वो तीनों एंगल क्या करने, लिखने हैं जिनके लिए वैल्यू 0 होती है। और इस चीज को ध्यान रखना है, जो भी एंगल्स आएंगे वो इसके उतना ही आगे और उतना ही पीछे, इसके उतना आगे इतना पीछे। आगे भी प्रोसीड कर सकते हैं हम, 360 के बाद भी तो एंगल बनते रहते हैं। इसी ग्राफ को और एक्सटेंड किया जा सकता है, राइट। ये वैल्यू होगी किसकी, 1 और ये वैल्यू होगी कितनी, -1। अब हमें -√3/2 देखना है, तो ऊपर तो पॉसिबल नहीं है, नीचे ही कहीं पे होगा। तो लेट्स से यहां पे मान लिया -√3/2 यहां है। इसको जब हम आगे क्या करेंगे, लेके जाएंगे तो ग्राफ को 2 पॉइंट पे कट करेगा, एक यहां और दूसरा यहां। मतलब एक एंगल ये होगा, दूसरा एंगल ये होगा। अब ये 180 के आगे और ये 360 के पीछे कितना आगे या कितना पीछे होना चाहिए, वो हम क्या करेंगे, समझेंगे। तो मुझे ये याद नहीं कि -√3/2 किस किस एंगल के लिए है, पर बेटा ये तो याद है कि √3/2 60 डिग्री के, बस मिल गया हमें यही, 60 डिग्री आगे और 60 डिग्री पीछे। तो ये हो जाएगा हमारा 180 + 60 दैट इज 240, और ये 360 - 60 दैट इज 300। तो दो आंसर हम यहां पे क्या करेंगे, देंगे कि भाई थीटा हो सकता है या तो 240 डिग्री या हो सकता है 300 डिग्री। जब हम SHM पढ़ेंगे तो आंसर दोनों नहीं कोई एक होगा। कैसे चूज करेंगे वो सारी चीजें हम क्या करेंगे उस टाइम पे देखेंगे। लेकिन समझो, जब भी आंसर आएगा, जो दोनों एंगल आएंगे वो अलग अलग क्वाड्रेंट में आएंगे। अगर एक एंगल आया किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो दूसरा, इनमें से भी अगर एक आएगा फर्स्ट में तो दूसरा आएगा, तो किस क्वाड्रेंट में होना चाहिए उसके हिसाब से हम फाइनल आंसर अपना वहां पे क्या करेंगे, देंगे। पर चीजें थोड़ी थोड़ी रियलाइज करनी है कि निकालना कैसे, क्या करना है। जब तुम इसको क्या करोगे, प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करोगे, तो तुम्हें अगेन यहां पे भी पेन यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर तुम दिमाग में क्या करो, सोचो कि कहां कहां पे क्या क्या एंगल है, तो उतना आगे और उतना पीछे कर सकते हो। नेक्स्ट चीज जो तुमको ध्यान रखना है बेटा, अभी मैं जरूर तुम्हें 240 डिग्री, 360 डिग्री, 300 डिग्री बोल दे रहा, लिखा दे रहा, लेकिन एंगल का SI यूनिट रेडियन होता है। जस्ट बिकॉज तुम थोड़ा सा अभी उससे फैमिलियर हो, मैं सारी चीजें एक साथ वो नहीं करना चाह रहा, धीरे धीरे पहले जिस लैंग्वेज में तुमको समझ में आता है उसी में समझा रहा। लेकिन ध्यान रखना है, फिजिक्स जब भी पढ़ेंगे कोशिश करना है एंगल को हमेशा रेडियंस में लिखने की। एंगल को रेडियन में कैसे लिखेंगे, तो सिंपल इतना याद रखना है कि बेटा 2 पाई रेडियन किसके बराबर होता है, बस यहीं से हर चीज वैल्यू निकल जाएगी। 360 अगर 2 पाई तो 180 पाई रेडियन होना चाहिए, 90 π/2 रेडियन होना चाहिए, 60 π/3 रेडियन, 30 डिग्री π/6 रेडियन, 45 π/4 रेडियन। इस तरह से क्या कर सकते हो, तुम निकाल सकते हो। मोस्टली फिर ट्राई करना है एंगल्स को किसमें,
रेडियन में यूज करने के लिए, और वहां से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं कि कौन सा क्या वैल्यू होना चाहिए। क्लियर है ये? तो हमने क्या कर लिया, एंगल से रिलेटेड जितनी वैल्यूज हमें फिजिक्स में रिक्वायर्ड है, चाहे एंगल निकालना हो, चाहे वैल्यूज मतलब एंगल देके चाहे वैल्यू निकाल ली हो, या वैल्यू देके एंगल निकालना हो, वो हमने क्या कर लिया, सीख लिया। क्लियर? नेक्स्ट हमें क्या करना है, देखना है कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले। ट्रिग्नोमेट्री अपने आप में पूरा महीने भर का चैप्टर है, मैथ्स वाले जब पढ़ते हैं, हमें उतना नहीं, हमें सिर्फ उतना ही सीखना जो हम कहीं कहीं पे यूज करने वाले हैं। कुछ ऐसे फॉर्मूले जो बार बार आने वाले हैं, वो तो हमें बहुत अच्छे तरीके से पता होना ही चाहिए, है ना। तो नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री देख रहे हैं। जिनसे ये नहीं बना था इसको नोट करो तुरंत। बन गया है? अरे बहुत बढ़िया। फिर हमें देखना है बिल्कुल कुछ ऐसे फॉर्मूले, राइट, कुछ ऐसे फॉर्मूले जो हम क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं, या जिनको ज्यादा यूज करने वाले हैं, राइट। सिर्फ उतना ही, कहां कहां भी यूज आएगा वो भी मैं तुमको बता दूंगा, ताकि ग्रेविटी तुम्हें पता रहे कि हाँ भैया ऐसा नहीं है कि कुछ भी हम पढ़े जा रहे हैं, प्रॉपर डायरेक्शन में और प्रॉपर चीजें ही हमको क्या करना, पढ़ना है, और प्रॉपर वेटेज के साथ पढ़ना है। इसमें पहले समझ लो फिर नोट कर लेना। सबसे पहला फॉर्मूला जो हमें याद होना चाहिए, वो याद होना चाहिए साइन ए प्लस बी का, जहां पे ए भी एंगल है, बी भी क्या है, एंगल है, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी को जब हम क्या करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, तो हम लिखेंगे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए प्लस बी का जो एक्सपेंशन होता है वो याद होना चाहिए, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब हम बोले इफ, एक चीज आज दूसरी क्लास में मैं अभी से बता दे रहा हूं, थ्रू आउट द फिजिक्स जहां भी लिखा जाएगा इफ, उसके बाद आने वाले जितने भी फॉर्मूले होंगे उनके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड होंगे, राइट। तभी तो लिखा है अगर ऐसा हुआ तो ही आएगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो नहीं आएगा। क्योंकि कई बार हम क्या करेंगे, फॉर्मूले देखेंगे जिसमें क्या होता है, कई चीजें हमने मानी होती है, ग्रेविटेशन वगैरह में कई फॉर्मूले हम लिखते हैं, राइट, जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2h बाई आर। बेटा ये सब फॉर्मूले जो अप्लीकेबल हैं उनके लिए कुछ कंडीशन होता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू mgh, ये लिख दे रहे हैं। तो ये जो फॉर्मूले हैं इससे पहले कुछ टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड है। इफ h इज वेरी वेरी लेस देन r, कुछ चीजें याद आ रही हैं, अगर हाइट रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में बहुत कम हो तो ये आएगा। अदरवाइज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला mgh नहीं आता बेटा, वो होता है mgh डिवाइड बाई 1 प्लस h बाई आर, ये होता है मेन फॉर्मूला। तो ये मैं तुमको अभी से बता दे रहा, कहीं कहीं, क्योंकि यहीं पे गलत होता है कि फॉर्मूला याद है पर उसका कंडीशन याद नहीं है कि कब ये एप्लीकेबल होगा, और हम कहीं भी इसको यूज किए जा रहे हैं, कहीं भी यूज कर रहे हैं। तो जो फॉर्मूला याद है, क्या इसके लिए कुछ लगाया था हमने, क्या कुछ टर्म्स लगाए थे कि अगर ऐसा हुआ तो ही आएगा, क्या h की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ये सारी चीजें। तो इसको भी अपने कॉमन प्रैक्टिस में रखो कि जिस फॉर्मूले को तुम क्या करो, याद करो, या जिस फॉर्मूले का डेरिवेशन करो उसमें इफ एंड बट्स जो आ रहे हैं उसको भी ध्यान रखो कि ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल होगा जब ऐसा होगा, ये तब एप्लीकेबल नहीं होगा जब अगर ऐसा हो गया तो कहीं पे तुम नेगेटिव नहीं करोगे फिर, है ना। तो मैंने यहां पे बोला इफ a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू थीटा। अगर मान लो ऐसा हो गया कि भाई a और b दोनों बराबर हो गए, लेट्स से किसके इक्वल, थीटा के इक्वल, तो फिर इसी फॉर्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं, a की जगह भी लिखेंगे थीटा और b की जगह भी थीटा, तो क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये दोनों तो सेम है, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। तो हमारे पास आ गया साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। तो ये एक फॉर्मूला निकल के आया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी का दूसरा फॉर्मेट हो सकता था, देखो बेटा, जब यहां पे हमने 2 थीटा लिखा है तो यहां हमने थीटा लिखा है, मैं चाह रहा हूं इसको थीटा लिखना, तो मुझे यहां पे थीटा बाई 2 लिखना पड़ेगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। इधर 2 थीटा लिखा है तो इधर थीटा, 2 थीटा को अगर तुम 4 थीटा लिखोगे तो इसको 2 थीटा लिखना पड़ेगा, 2 थीटा को अगर तुम थीटा लिखोगे तो इसको थीटा बाई 2 लिखना पड़ेगा। तो इसी को हम लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे पास से निकल के आ रहा है।
साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। कहां कहां यूज करने वाले हम लोग? सबसे पहले तो डेरिवेशंस में ही आ जाएंगे कई। पहला ही डेरिवेशन प्रोजेक्टाइल मोशन का, जब रेंज निकालेंगे ना वहीं पे आ जाएगा, है ना। तो रेंज इन प्रोजेक्टाइल मोशन वहीं आ जाएगा। प्रिज्म थ्योरी वगैरह में जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, फ्रिक्शन में न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे, तो वहां पे आ जाएगा। तो मैं लिख दे रहा हूं यहां पे कि इसे हमें कई न्यूमेरिकल्स में यूज करना है। कई न्यूमेरिकल्स में हम क्या करेंगे, इसे यूज करेंगे, और कहीं कहीं डेरिवेशन में यूज करेंगे। तो ये पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला साइन थीटा का एक्सपेंशन या साइन 2 थीटा का एक्सपेंशन या साइन a प्लस बी का एक्सपेंशन याद होना चाहिए बहुत बार, क्योंकि न्यूमेरिकल आसान रहेंगे पर फॉर्मूला ही याद नहीं तो क्या कर सकते हो। फॉर्मूला याद है तो ये आसानी से बन जाएगा। क्लियर? इसको नोट करो। फॉर्मूला देखा है तो साइन a माइनस बी भी हम क्या कर ले रहे हैं, लिख ले रहे हैं। इसको साथ ही साथ लिख लो। साइन a माइनस बी, अगर a प्लस बी में यहां पे हमने क्या करा है, प्लस रखा है, तो माइनस वाई माइनस रख देंगे। तो साइन a माइनस बी हो जाता है साइन a कॉस बी माइनस कॉस a साइन बी। एज सच कोई इंपॉर्टेंस यहां पे नहीं है इसकी, जो भी हमारा काम है इतने से चल जाएगा, राइट। इसमें उतना इंपॉर्टेंस नहीं, लेकिन यहां पे ये जो फॉर्मूला हमने देखा है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। यहां पे हमें ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर सर a और b बराबर हुआ, a और b बराबर हो तो साइन 0 हो जाएगा। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है ना। लिख लो इसको साथ ही साथ। डन। तीसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमें देखना है कॉस a प्लस बी का, कॉस a प्लस बी। अगर हम कॉस a प्लस बी क्या करें देखें, तो एक्सपेंशन होता है कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। कॉस a प्लस बी का एक्सपेंशन होता है, देख लो पहले, कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। अब यहां पे हम ले रहे हैं इफ a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू थीटा। यहां पे हमने ये मान लिया कि अगर a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू क्या हो गया, थीटा हो गया, दोनों वैल्यू बराबर हो गई, तो इसी को हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा प्लस थीटा। मतलब क्या हो गया, अब यहां भी थीटा रखेंगे, यहां भी थीटा, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। इसे हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1, राइट। हमने कंसीडर कर लिया कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से एक तुम्हारा फेवरेट फॉर्मूला है जो तुम्हें हमेशा याद रहता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फेवरेट फॉर्मूला तुम्हारा, पूरी ट्रिग्नोमेट्री के नाम पे एक ही फॉर्मूला जो तुमको याद रहता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसको मैंने यहां लिख दिया, राइट। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। यहां पे मैं इक्वेशन नंबर 1 को ऐड कर रहा इक्वेशन नंबर 2 के साथ। अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो इधर लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आएगा, cos 2 थीटा प्लस 1, राइट। cos 2 थीटा प्लस 1 तो 1 प्लस cos 2 थीटा लिख दे रहा। राइट हैंड साइड में ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि यहां पे माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहां पे प्लस साइन स्क्वायर थीटा है। क्या बचेगा, 2 cos स्क्वायर थीटा। तो एक फॉर्मूला आ रहा है हमारे पास 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। या फिर अगर मैं इसे थीटा लिखना चाहूं तो मुझे इसे थीटा बाई 2 लिखना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अभी कहां पे आने वाला है, राइट। 1 प्लस कॉस थीटा, ये सबसे पहले तो हम यूज करेंगे किसमें, वेक्टर में। इसके बाद यूज करेंगे किसमें, फ्रैक्शन में। इसके बाद यूज करेंगे जब वेव ऑप्टिक्स में इंटेंसिटी निकाल रहे होंगे। और कई ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं जहां पे ये आएंगे। तो 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ये भी तुमको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। तो दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही है हमारे पास, 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। लिखो इसे। डन।
देखो वापस से हम क्या कर रहे हैं, यहीं से देख रहे हैं, हमें एक और फॉर्मूला देखना है, ये रब कर दो पूरा। देखो बेटा फॉर्मूला है हमारे पास cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरा हमारे पास यहां पे है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी को हम ऐसे चाहें तो लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां पे हमने लिखा cos 2 थीटा इज इक्वल टू, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो टोटल कितना हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया माइनस 2 साइन स्क्वायर। और इधर पे क्या है cos 2 थीटा, इसको इधर ला रहे हैं, इसको इधर ले जा रहे हैं, तो इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसे इधर ले गए तो 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। या फिर इसको अगर मैं थीटा लिखूं तो ये क्या लिखना पड़ेगा थीटा बाई 2। तो मैंने इसी को लिखा 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कहां कहां पे आएगा, ये भी आएगा वेक्टर में, जब हम वेक्टर को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तब। अगला आ जाएगा सर्कुलर मोशन में, जब चेंज इन वेलोसिटी हम देखेंगे तब। उसके बाद फिर आ जाएगा फ्रिक्शन में, और उसके बाद कई बार अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स या डेरिवेशंस जो मुझे खुद याद नहीं है कि कहां कहां पे और आने वाले, लेकिन इतना डेफिनेट है कि आना ही आना है। तो तीसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे पास निकल के आया है 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसी के साथ साथ सिंस हमने कॉस ए प्लस बी पढ़ा हुआ है, और क्या याद कर लेना है कॉस ए माइनस बी भी। जब यहां पे प्लस लिखा था तो यहां पे माइनस है, जब यहां माइनस लेंगे तो वहां पे क्या आ जाएगा प्लस। तो हमारे पास आएगा कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। हो गया दौड़ लगा दो छुट्टी। रब कर दूं पूरा। देखो फिर देखो बेटा, एक फॉर्मूला हमने लिखा है cos a माइनस बी का, जिसको हमने एक्सपैंड करके लिखा है cos a cos b प्लस sin a sin b। और इसी तरह से लेट्स से इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से दूसरा इक्वेशन हमने लिखा है cos a प्लस बी का, विच इज cos a cos b माइनस sin a sin b। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को हम क्या कर दे रहे हैं ऐड कर दे रहे हैं। तो हमने यहां पे लिखा इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2। अगर हम इन दोनों को क्या कर दें ऐड कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या आ जाएगा cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी, जबकि राइट हैंड साइड में ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा कैंसिल। तो क्या बचा cos a cos b प्लस cos a cos b, मतलब 2 टाइम्स cos a cos b, राइट 2 टाइम्स cos a cos b। तो यहां से हमारे पास आ रहा है cos a इंटू cos b इज इक्वल टू हाफ ऑफ cos a माइनस b प्लस cos a प्लस b, राइट। एक आ रहा है हमारे पास cos a इंटू cos b हमने निकाल लिया। इसी तरह से सेम इसी इक्वेशन से मैं तुमको समझा रहा, अगर मैंने इक्वेशन नंबर 1 से माइनस किया इक्वेशन नंबर 2 को, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। राइट हैंड साइड में ये माइनस होगा तो cos वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा
2 साइन ए बी। तो यहां से हमारे पास आ रहा है साइन ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस। तो हमने साइन ए प्लस बी निकाला, कॉस ए प्लस बी निकाला। अब हमने निकाल लिया साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू कॉस बी। इसका एज ऑफ नाउ डायरेक्ट कोई हम यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन साइन ए इंटू साइन बी को डायरेक्ट हम क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे जब हम क्या करेंगे, अभी डेरिवेशन करेंगे पावर फैक्टर का इन अल्टरनेटिंग करंट। कुछ टर्म याद आ रहा है? ऐसे देख रहे हो बिल्कुल, हैं क्या बातें कर रहे हो सर आप? पावर फैक्टर इन एसी, वहां पे साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाई साइन ओमेगा टी प्लस 5, मतलब साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला। अगर वही फंक्शन कॉस में हो तो कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला। तो ये जो कुछ इक्वेशंस है या ये जो हमें फॉर्मूला देखा है, ये कुछ स्पेसिफिक जगह पे ही आएंगे। इन केस अगर तुम भूल भी जाओगे तो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा इधर उधर का लॉस होगा, उस जगह पे तुमको याद रखना पड़ेगा। इसी तरह से और कई फॉर्मूले होते हैं, साइन ए प्लस साइन बी। अभी हमने क्या देखा, साइन ए प्लस बी। इसी तरह से और क्या फॉर्मूला हो सकता है, साइन ए प्लस साइन बी, कॉस ए प्लस कॉस बी, साइन ए माइनस साइन बी। लेकिन ये कहीं कहीं पे ही आते हैं, जैसे साइन ए प्लस साइन बी आएगा जब हम क्या करेंगे, वेव्स देखेंगे, उसमें स्टैंडिंग वेव। तो ऐसे फॉर्मूले जब मैं डेरिवेशन करवाऊंगा उसी टाइम पे लिखवा दूंगा, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि बहुत सारा याद करने के चक्कर में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ही तुम क्या कर जाओ, भूल जाओ। तो जो फॉर्मूले बार बार आने हैं, जो फॉर्मूले न्यूमेरिकल्स में आने हैं, वो तो तुमको याद होने चाहिए। और उन्हीं को मैंने क्या किया, इधर पे लिखा है। तो इस साइड पे जो 3 फॉर्मूले मैंने लिखे हैं बेटा, ये तुमको बिल्कुल नींद में भी याद होना चाहिए, बिल्कुल नींद में भी याद होना चाहिए। क्या मतलब है कि नींद में भी याद होना चाहिए? अगर रात को कोई 1 बजे भी उठा दे बिल्कुल इस तरह से, बता 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है या 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, तो तुम्हें वहां से बताओ 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और फिर एक थप्पड़ खींच के लगाओ क्योंकि रात को उठा रहा है। तो शुरू से लेके तुमको क्या करना है, ध्यान रखना, जहां जहां पे मैं तुमको बोलूंगा कि ये चीज वैसी है जो तुमको नींद में भी याद हो, तो मैं मीन कर रहा हूं उस चीज को। उसका एक मतलब है कि वो सच में तुमको अगर नींद भी आ रही है ना तो याद होना चाहिए, भूलना नहीं है। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि सर नींद में ही बस याद है, अभी तुम जगे हुए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। और इसके अलावा ये सारे जो हैं वो कहीं कहीं पे आएंगे, वो है। समझ में आया? ये हमारा क्या है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। अब बिल्कुल ध्यान से सुन लो बेटा, कल से हम शुरू करेंगे ग्राफ। कल से हम क्या करेंगे, ग्राफ का टॉपिक शुरू करेंगे। अभी तक जो 2 दिन हमने क्या क्या पढ़ा है, ये वो है जो कहीं कहीं पे हम यूज करेंगे फिजिक्स में। लेकिन कल से जब हम टॉपिक शुरू करेंगे तो कहने को वो बेसिक मैथ्स का टॉपिक है, लेकिन उसमें एग्जाम्पल पूरे फिजिक्स के ही हमको लेने हैं। फिजिक्स का एग्जाम्पल कल से आना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा लग सकता है कि सर अभी बेसिक मैथ्स पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन बेटा वो सॉल्व हम वहां पे सारे फिजिक्स ही करेंगे, फिजिक्स के ही न्यूमेरिकल्स करेंगे। अगेन अगर कल का क्लास मिस हो गया इन केस, तो उसके आगे जब तक हम ग्राफ पढ़ेंगे फिर वो समझ में नहीं आना है, क्योंकि कल ही पूरा स्लोप क्या होता है, एरिया कब निकालते हैं, क्या क्या चीजें उससे इंटरप्रेट कर सकते हैं, वो सब हम कल ही सीखने वाले हैं। और पूरे फिजिक्स के एग्जाम्पल के साथ कल ही हम 1D के कई क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे ग्राफ से रिलेटेड। तो कल का क्लास किसी भी तरीके से मिस नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। क्लियर है ये? आज जो पढ़ाया समझ में आया? पक्का? चलो, थैंक यू।